चोर चोरी से जाए परंतु हेरा फेरी से नहीं। ऐसा ही उदाहरण अभी हाल ही में चीन ने किया है, जब चीन की एक मिनिस्ट्री ने चीन का ऑफिशियल मैप जारी किया और उसमें भारत के हिस्से को चीन का हिस्सा बताया। और ऐसा सिर्फ उसने भारत के साथ ही नहीं किया बल्कि अन्य देशों के साथ भी ऐसा ही किया, क्योंकि उनकी फितरत ही यही है। और ये सब उन्होंने ब्रिक्स की मीटिंग के बाद में और G20 की इम्पोर्टेंट मीटिंग से जस्ट पहले किया है। ऑफिशियल मैप तथा चीन के मैप का और G20 की मीटिंग का क्या संबंध है और भविष्य में भारत इसके लिए क्या कदम उठाएगा, इन सब पर हम डिटेल में बात करेंगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। भारत में 8, 9, 10 सितंबर को नई दिल्ली के अंदर G20 का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है और उसमें G20 के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं वो लोग इसमें पार्ट करेंगे। और किसी भी सम्मेलन में जो भी उस मीटिंग में डिस्कस होता है, जो भी उनमें फाइनल होता है, उनकी बाद में एक सहमति के लिए सब लोग साइन करते हैं। इसे जॉइंट कम्युनिकेशंस कहा जाता है। और अगर उस जॉइंट कम्युनिकेशंस पर सभी देशों के साइन हो जाते हैं तो होस्ट कंट्री की इसे सफलता माना जाता है कि उन्होंने सभी देशों को एक साथ ऑन बोर्ड कर लिया। परंतु इस जॉइंट कम्युनिकेशंस पर सभी देशों के साइन नहीं होते तो इसे सम्मेलन कराने वाले देश की विफलता माना जाता है और उस देश की डिप्लोमेटिक इंसल्ट होती है। और चाइना भारत के इसी G20 सम्मेलन को खराब करने के लिए ये सारी हरकतें कर रहा है। डिप्लोमेटिक वे में आपकी भाषा इस प्रकार की होगी कि कहा कुछ जाता है और इसका अर्थ या मीनिंग कुछ और ही निकलता है। जब भी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है तो उससे पहले उन देशों के द्वारा माहौल को बड़ा पॉजिटिव किया जाता है जिससे मीटिंग के अंदर सकारात्मक बातें निकल कर आए। परंतु उस मीटिंग से पहले जानबूझकर अगर इस प्रकार की उकसावे वाली हरकतें की जाए तो इसका अर्थ यह है कि वह देश उस मीटिंग को खराब करना चाह रहा है। वैसे अगर हम इसके पीछे कारणों को जानना चाहें तो हमें थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाके चीजों को देखना पड़ेगा। तो हमें मालूम पड़ेगा कि चाइना ये सारे काम अपने 5 फिंगर पॉलिसी के अंतर्गत कर रहा है, क्योंकि चाइना के माओ का कहना यह था कि तिब्बत इज द हैंड ऑफ द चाइना और उस हैंड की 5 फिंगर है अक्साई चीन, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। और इसमें अक्साई चीन पर तो चीन ने 1962 की भारत से हुई लड़ाई के अंदर कब्जा कर लिया था, जिस पर आज तक वह काबिज है। और अरुणाचल प्रदेश पे लगातार अपना दावा करता रहता है। और माओ का ये कहना था कि 500 भाग चीन के ही है और इन्हें चीन के अंदर मिलाना चाहिए। हालांकि ये माओ की थ्योरी है और चीन ने इसे ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया, परंतु वो अपने इंटरनल डॉक्यूमेंट में इंटरनल मीटिंग के अंदर इस पॉलिसी को फॉलो करते हैं। और भारत ने चीन की इस दुखती रग पर पैर रखते हुए इसी साल G20 की एक मीटिंग अरुणाचल प्रदेश में की थी, जिसका चीन ने पुरजोर विरोध किया था। परंतु भारत ने इसके विरोध को दरकिनार करते हुए अरुणाचल प्रदेश में ही अपनी मीटिंग की और पूरी दुनिया को और विशेष रूप से चीन को ये मैसेज दिया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का ही है। और दुनिया के अलग अलग देशों के प्रतिनिधि जब वहां पर आए तो उसका क्लियर कट मैसेज ये था कि वह सभी लोग अरुणाचल प्रदेश को भारत का ही हिस्सा मानते हैं। और चीन उस समय जल बुनकर रह गया और कर कुछ भी नहीं पाया। फिर अगर आपको याद हो तो चीन के अंदर गेम्स हो रहे थे और चीन ने हमारे वुशु टीम के जो प्लेयर्स अरुणाचल प्रदेश के थे उन्हें रेगुलर वीजा नहीं देकर स्टेपल वीजा दिया, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया था। और फिर उसके बाद अभी हाल ही में ब्रिक्स के अंदर चीन ये चाहता था कि ब्रिक्स में जो चीन का समर्थन करते हैं उनको ब्रिक्स का हिस्सा बनाया जाए। परंतु भारत ब्रिक्स में सिर्फ 6 देशों को लेने के लिए ही राजी हुआ और भारत ने ब्रिक्स में चीन समर्थित पाकिस्तान जैसे देश को शामिल करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया और इससे चीन बहुत चिढ़ा हुआ था। G20 की इम्पोर्टेंट मीटिंग से जस्ट पहले भारत के हिस्से को चीन के नक्शे में दिखाना एक तरह से भारत को उकसाने वाली कार्रवाई है और G20 के सम्मेलन को असफल करने का प्रयास करना है। तो अब आप सबके मन में यह प्रश्न जरूर उठेगा कि भारत को क्या करना चाहिए। तो मेरा यह मानना है कि भारत को चीन को बुलाने के लिए कोई स्पेशल प्रयास नहीं करने चाहिए। जैसे G8 के अंदर पहले रूस था और अब G7 के अंदर रूस नहीं है, तो इससे G7 की सेहत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे अगर चीन इस सम्मेलन के लिए नहीं भी आता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और भारत को अपना स्टैंड बिल्कुल कड़ा रखना चाहिए और कैसे करके इस सम्मेलन को शांतिपूर्वक संपन्न कराना चाहिए। और भारत को बॉर्डर एरिया पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए और भारत इसके लिए लगातार प्रयास कर भी रहा है।
और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बॉर्डर एरिया पे डेवलप होगा उससे चीन का अतिक्रमण रुकेगा। और भारत को सिमिलर माइंडसेट वाले देशों के साथ अपना संबंध और बढ़ाना चाहिए, और इसमें वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका है और चीन के जो पड़ोसी देश हैं वह इसमें शामिल है। और इन सभी देशों को साथ में लेकर चीन का विरोध लगातार हर मंच पर करते रहना चाहिए। और अगली बार जब भी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो और उसमें अगर चीन को कोई फायदा होता हो और भारत को भी उन मीटिंग के अंदर डिप्लोमेटिक तरीके से कड़ा व्यवहार करना चाहिए, जैसे चीन यहाँ पर अड़ियल रवैया दिखा रहा है। और भारत को चीन पर अपनी निर्भरता को लगातार कम करते रहना चाहिए, और भारत इसके लिए लगातार प्रयास भी कर रहा है, परंतु उन प्रयासों को और तेज करने की जरूरत है। और जिस समय भारत की चीन पर निर्भरता खत्म हो जाएगी और वो समय ऐसा होगा जब चीन का अच्छे से हिसाब चुकता किया जाएगा। और चीन की दुखती रग है तिब्बत और ताइवान, जिसे वे अपने वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत चीन का ही हिस्सा मानता है। और भारत को उसकी वन चाइना पॉलिसी को लगातार चैलेंज करते रहना चाहिए। और ऐसा नहीं है, भारत इसके लिए लगातार प्रयास कर भी रहा है। अभी हाल ही में भारत के 3 पूर्व सेना प्रमुख ताइवान गए थे और वहां पर गुप्त मीटिंग भी की थी कि अगर चीन का हमला कभी आप पर होता है तो आपको उससे कैसे जवाब देना है। तो दोस्तों, इन सभी तरीकों से भारत चीन को अच्छे से जवाब दे सकता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को और ज्यादा कड़े कदम उठाने चाहिए? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।